Tell us about who is a Nikita as a person. Okay, Nikita as a person. Yeah. Nikita as a person, she is sometimes she's quiet, sometimes she's like too aggressive, hardworking, funny, performer, a music lover, outspoken. बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है निकिता. Okay. निकिता की कौन सी ऐसी खास वजह है जो निकिता को स्पेशल बनाती है? निकिता की खास ऐसी वजह है कि आई डोंट केयर. कोई कुछ कहे, क्या कहे, क्या कमेंट करे, या मेरी लाइफ को या मुझे क्या जज करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए ये मेरी खास वजह है. ओके. ये इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ और क्या अच्छी बात लगी और क्या बुरी बात लगी इस इंडस्ट्री की, बॉलीवुड या बॉलीवुड? इंडस्ट्री में पहला मेरा ब्रेक था मिस्टर चंपक जैन, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे. सो उनके थ्रू मुझे एक म्यूज़िक वीडियो मिला. वो हमारी कॉलेज आए थे मिट्टी भाई, और उन्होंने हमें ऑफ़र किया म्यूज़िक वीडियो. सो वहाँ से मेरी एंट्री हुई. इंडस्ट्री की बुरी बात तो मुझे एक दो चार ही लगती हैं, जैसे कि ग्रुपिज़्म बनाना, जैसे कि अपनी-अपनी लॉबी बनाना, जैसे कि आई गेस बाहर वाला कोई कितना भी टैलेंटेड हो, बट अगर आपकी लॉबी के लोग आपस में हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई गेस ये मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता है. दूसरा ऑब्वियसली कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज़ और चीज़ें जो है लोगों को करनी पड़ती हैं. ये 2 चीज़ें छोड़कर 2 ही चीज़ें छोड़कर अगर हम दूसरा साइड देखते हैं, फेम है, पैसा है, लव है, अ, बहुत बहुत ज़्यादा जो फ़ैन आपको प्यार करते हैं, या फिर आपको जो कामयाबी मिलती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉलीवुड में, मुंबई में, फ़िल्म इंडस्ट्री में ही मिल सकती है, बाकी कहीं नहीं मिल सकती. सो अगर ये 2 चीज़ों को छोड़ के चली जाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, वो पॉज़िटिव है, अच्छी है, ब्यूटीफुल है. और यहाँ के लोग, बॉलीवुड के लोग डोंट केयर वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर मस्त इन देयर थिंग्स. आई थिंक अफवाह चलता है कि नेपो किड्स को काम जल्दी मिल जाता है, हालांकि जिसके पास टैलेंट भी नहीं रहता. उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं आउटस्पोकन हूँ, तो मैं बिल्कुल डेफ़िनेटली बोलूँगी कि डेफ़िनेटली नेपो किड्स को काम जल्दी मिल जाता है. उनके माँ-बाप ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, जैसे कि श्रीदेवी जी हैं, शी इज़ एन इंस्टीट्यूट. तो ये सवाल ही नहीं उठता ना कि उनकी बेटी एक्ट्रेस ना बने, या फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि उनकी बेटियाँ जो हैं वो स्ट्रगल करें. उनके लिए तो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स ने, उनके डैडी, उनके अंकल अनिल कपूर जी, ये सारे लोग जो है उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर रखा है. सो आई गेस डेफ़िनेटली अगर हम ये कहने जाएँ कि अगर उनको स्ट्रगल करना चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सेट किया हुआ है. एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि अगर आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, सुनार का बेटा सुनार, वैसे ही एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा. हाँ, कुछ लोग जो टैलेंटेड नहीं हैं, 5-10 फ़िल्में करने के बाद भी वो अपने टैलेंट को नहीं दिखा सकते, या फिर प्रूफ नहीं कर पा रहे, उनको भी काम मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम है. बट ठीक है, शायद उनको ट्राई करना है, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उनको भी काम मिलता है. सो येस, नेपो किड को बहुत ईज़ी है कि नेपो किड्स को काम मिलता है. एंड दे आर वेरी मच इनटू नाउअडेज़. तो आजकल तो आप देख ही रहे हो कि सारे 26 में, नहीं 25th में सारे नेपो किड्स लॉन्च हो चुके हैं, सारे. मुझे लगता है 2-4 साल का कोई बच्चा भी होगा, वो भी लॉन्च ही होगा. ओके. वेल वहीं पे बात करें, जो कश्मीर में हमला हुआ था, बॉलीवुड की साइड से कोई रिएक्ट नहीं आया था, किसी का नहीं. ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वार्म हुआ था कि इन लोग की, वहीं पे पाकिस्तान के जितने एक्टर्स से बाइकआउट किए थे. उस पे क्या ख्याल है आपका? यार, ये बड़ी दुखद बात है कि आपके देश में कहीं पर कुछ हमला होता है और आपका कोई रिएक्शन, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है. बहुत सारी चीज़ें पुलवामा में हुआ है. अ, अभी वॉर तक की हमारी नौबत आ गई. सबने एक ही शब्द लिखा है, जय हिंद. मे बी वो भी किसी-किसी ने लिखा है कि जय हिंद. मे बी विराट कोहली ने लिखा था, और 2-3 एक्टर्स थे, उन्होंने लिखा था. बट जिन्हें हम एक्चुअल में अपने ज़िंदगी का आदर्श मॉडल
मेंटोर समझते हैं, उनमें से किसी ने भी ट्वीट नहीं किया, उनमें से किसी ने भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बाइट्स नहीं दिया। एक छोटा-सा कोई नेपो किड या छोटे से कोई अच्छी फ़िल्म हिट हो जाती है तो सब उस पे बाइट देते हैं, उनके प्रीमियर पे जाते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। बट आई थिंक यहाँ उन लोगों को ज़रूरी नहीं लगा होगा कि उनके लिए शायद छोटी बात हुई होगी, तो शायद किसी ने बाइट नहीं दिया इस बारे में और ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है। ओके, आप कैसे मैनेज करते हो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? बहुत ईज़िली मैनेज करती हूँ, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल, बहुत ईज़िली मैनेज करती हूँ। जिस काम को आप दिल से करते हो, जिस काम को मुझे लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से लिखा कर लाए हो कि आपको यही करना है, तो आपको मेरे ख़्याल से एक्चुअली दुनिया में कोई चीज़ जो है वो इतनी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप ना ही कर पाओ। अगर आपका मन चाहे तो आप कर सकते हो। तो मैं बहुत ईज़िली मैनेज करती हूँ। जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ, तब मैं एनजीओ वर्क कर रही होती हूँ। जब मैं एनजीओ वर्क नहीं कर रही होती हूँ, तब मैं शूट कर रही होती हूँ, मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, फैमिली को टाइम दे रही होती हूँ। सो 24 घंटे में टाइम मिल ही जाता है। ओके, अगर हम बात करें आपके करंट प्रोजेक्ट के बारे में, तो कुछ ऐसा जो आपके दिल के पास है और बताना ना चाहो? देखो, दिल के पास हो तो मेरा दिल बहुत गुदगुदाएगा कि मैं बताना चाहूँ या ना चाहूँ। सो ऐसा है कि बहुत सारी सरप्राइज़िंग लेकर आ रही हूँ मैं। एक रियलिटी शो लेकर आ रही हूँ, एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो सीरीज़ में बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर के साथ हूँ। अगर हम रियलिटी शो की बात करें तो मैं लेकर आ रही हूँ इंडियाज़ फर्स्ट मैन रियलिटी शो, जिसमें कोई लड़कियाँ नहीं होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़के होंगे और वो अपना दम दिखाएँगे। वो अपना दम इसलिए दिखाएँगे क्योंकि आजकल जो ये माहौल फैला हुआ है कि आदमियों को काट कर ड्रम में डाला जाता है या फिर उनको सांप से कटवाया जाता है या फिर उनका काट दिया जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत डरावनी, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इस चीज़ों से ऊपर उठने के लिए मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के जो आदमी हैं, मेन हैं जो, उनको अब लड़कियों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रही, अब आदमियों को मोटिवेशन की ज़रूरत रही है। तो उनके मोटिवेशन के लिए हम ये शो लेकर आ रहे हैं जिसमें सनी लियोनी है, साहिल खान है, संग्राम सिंह जी है, तनीषा मुखर्जी हैं, रानी कोहिनूर है, मिस्टर फैज़ू है, मैं हूँ, हम बहुत सारी गैंग अप करके एक अमेज़िंग वाला शो ला रहे हैं जो बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है। ओके, वहीं पे रियलिटी शो की बात हो रही है, तो बिग बॉस की बात ना हो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। कैसा कैसा लगता है बिग बॉस को आपको, एज़ अ कंटेंट्स, और आप देखने पे कैसा लगता है? वो रियल फाइट होता है या फेक फाइट होता है? देखो यार, फाइट तो फेक होती है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर आके जिसके अफेयर अंदर होते हैं वो बाहर जाकर कोई अफेयर नहीं होते और जिसके अफेयर अंदर नहीं दिखाए जाते बाहर जाके वो लोग खूब गहराई से अफेयर कर रहे होते हैं या डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। दूसरी बात है कि हमारे इंडियन जो सोसाइटी है ना उनको पंचायत पसंद है, उनको गॉसिप पसंद है। तो ये बिग बॉस शो वाले जो है वो जानते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है, इसलिए पंचायत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो ऑब्वियसली ये शो इसलिए लोग देखते हैं और आई थिंक अगर घर के लोग हैं, जॉब वाले हैं, जो जिनकी पंचायत जिनको करना है, जिनको गॉसिप करना है, जिनको लड़ाई झगड़े देखने हैं, वो बिग बॉस देखें। सब लोग लाइक करते हैं बिग बॉस को। आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है मुझे। अच्छा इसलिए भी लगता है कि क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो गए होते हैं। लेकिन वो सब खाने के लिए, दाल-चावल के लिए लड़ाई झगड़ा, वो थोड़ा-सा ये आपको वियर्ड नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है। मैं तो कभी ना कर पाऊँ। हाइजीनिक को लेके वो नेशनल टीवी पे सीरियसली मतलब एक ही टॉयलेट में 10 ही लोग जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है बिकॉज़ मैं थोड़ी-सी हाइजीनिक में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बट ये जो दिखा रहे हैं ना बर्तन घिसना, झाड़ू, पोछा ये देखना पड़ेगा ये लोग करते हैं या नहीं? मतलब बहुत सारे जो जिसको निकाला जाता है वो एलिगेंस से लगाता है, सब स्क्रिप्टेड होता है। एग्ज़ैक्टली। तो इस पे क्या ख़्याल है? अरे यार अंगूर नहीं मिले तो खट्टे होते हैं ना। और अगर स्क्रिप्टेड था, तुम्हें पता था तो गए क्यों? सो बॉलीवुड है, सब चलता है। सब चलता है। यस। अगर वहीं पे बात करें कि आपको अपॉर्च्युनिटी जाने का मिले घर के अंदर का, हाँ। जो कहते हैं ना भिंडी बाज़ार बना देते हैं लोकल हाँ, का। हाँ, मैं मच्छी मार्केट बना दूँगी। ब बिग बॉस जो है वो आप कह रहे हो ना भिंडी बाज़ार में उसको मच्छी मार्केट बना दूँगी, आप टेंशन मत लो। ओके, रिसेंटली एक वो हुआ था कि केस बना था,
अपना एजाज खान पे, जो उनके पे उल्लू पे आता था उनका ऐप। यस। तो कुछ कंटेस्ट ने एक टास्क दिया था कि जो अपना कपड़ा ओपन करे एक लेडी को, तो हाँ क्या हाँ। लगता है ये एक टीवी पे दिखाना, ओटीटी पे ही हालांकि दिखाना, और आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे कुछ भी ऐसा डालो वायरल हो जाता है, तो उस पे क्या ख्याल है? उन पे एफआईआर भी हुआ था। देखिए, अभी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बोलोगे निकिता बहुत आउटस्पोकन है, बहुत इधर उधर मतलब मुंह फट बात करती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इंस्टाग्राम जहां पर मैं भी हूँ, जहां पर अमिताभ बच्चन जी भी हैं, जहां पर शाहरुख खान भी हैं, बट एक लेवल पर जाकर इंस्टाग्राम जो है वो रेड लाइट एरिया बन गया है। आप किसी को रेड लाइट एरिया जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं लाइव देख लीजिए। पहले आप कास्टिंग काउच की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अरे डायरेक्टर्स बोलते हैं आपको कपड़े उतारो, अब क्या बोलोगे? कपड़े उतारो? ऑलरेडी इतने उतरे हुए हैं कपड़े वहां पर, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ रेड लाइट एरिया बन गया है। अब ओटीटी भी सेम ही है। ओटीटी पे अब जब उल्लू है, बाकी सारे शोज है, भाभी देवर की ये जो सारी चीजें जो दिखाई जाती है, इनकी भी गलती नहीं ना, लोगों को पसंद भी तो वही आ रहा है ना। अब एजाज खान का शो अगर आप बात कर रहे हो तो वो कितना वायरल हुआ था, लोगों को हाँ, मजा आ ही रहा था ना देखने में, मजा भी ले रहे थे। अब जैसे कि अब वो यूट्यूब वाला जो बैंड हुआ, समय रायना, हाँ, इंडियाज गॉट लैटेंट, लेट इंडिया, राइट। समय रायना का था। तो लोगों ने लाखों करोड़ों में व्यूज गए हैं, तो बनाने वाले की गलती बताई जाए, पॉडकास्ट करने वालों की गलती बताई जाए, या वहां उसमें परफॉर्म करने वालों की गलती बताई जाए, या देखने वालों की गलती बताई जाए। आई थिंक ये चक्रव्यूह है ना, बना इसलिए रहे क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट है कि क्या करे लाइफ में, कितनी गंदगी देखें। सो लोगों ने बहुत ही गंदा देखा है और वो देखना चाहते हैं, इसलिए लोग बना भी रहे हैं। एजाज खान के शो की बात है कि वो कपड़े उतरवा रहा था, वो बेचारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसने ये शो बना के कपड़े उतरवा रहा था, लेकिन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे लड़कियों ने ऑलरेडी कपड़े उतारे हैं। सो कहते हैं ना, जो वायरल होता है वही जो वायरल होता ट्रेंड है में वही आता है, और उस सायरल पे ही होता है। बात करते हैं लोग, करेक्ट। चाहे कुछ भी हो। 100%। वहीं पे बात करूंगा, आप अपने 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? मैं 10 सालों में अपने आप को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। जहां पर भी रहूं मैं रॉक करूंगी, मैं कभी किसी से नहीं डरूंगी, मैं अपनी बात खुले आम कहूंगी, और मैं अपने आप को अच्छी एक्टर और एक सुकून वाली कामयाब एक्टर में देख सकती हूँ। फिर भी कोई तो एम होगा आपका कि हाँ, मुझे यहाँ तक पहुंच के बस अब रेस्ट करना, एंजॉय करना और घूमना फिरना है। देखो यार, रेस्ट तो मैं करने वाली हूँ नहीं। मैं 50 साल में भी यही काम करती रहूंगी, मुझे बहुत मजा आता है लोगों के बीच में रह के, लोगों का प्यार लेकर, और हो सकता है कि मैं पॉलिटिशियन टर्न हो जाऊं। हाँ, ये एंगल जरूर हो सकता है। कैसा विचार है, या पॉलिटिशियन जिसने बात की है, तो इसमें इंटरेस्ट रहता है आपका? इंटरेस्ट मतलब, इतनी सारी गंदगी फैली हुई, तो मैं कीचड़ में उतर कर कीचड़ साफ करने वाली हूँ। जैसे कंगना रनावत भी अभी गई है पीछे परफेक्ट परफेक्ट पे। एग्जाम्पल है वो। तो एक एम हो जाता है कि ना, एक्टर्स एक सक्सेसफुल हो तो बहुत सारे एक्टर्स ना चले जाते हैं, तो उनको एक एम हो जाता है कि यार अब सक्सेस हो गया, अब पॉलिटिक्स बनता हूँ, फिर वहां से प्रॉफिट होता है, मतलब लाइक होता है कि यार आप कुछ बनाएंगे या जनता की सेवा करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि लोग जाते अपने फायदे के लिए। देखिए यार, ये सेवा वेवा की बात, आपको लगता है कि इतने साल का अपने 75 ईयर्स का अपना अगर इस देश का अगर आप रिकॉर्ड देखें, तो आपको क्या लगता है किसने किसकी सेवा की है? सेवा वेवा कुछ नहीं होती है, बस लोग अपना काम किए जा रहे हैं। एक्चुअल में वो हमारे सेवक है, मगर, और वो कहते भी हैं, बट ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत ही उलझी हुई चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आप जितना भी करो, गवर्नमेंट हमारी कितना भी कर ले, रास्ते सुधार ले, बस स्टैंड लगवाए, लेकिन हमारे यहाँ पर रात होते ही लोग लोहा चुरा के चले जाते हैं। तो एक लोगों की कोई भी मिस्टेक नहीं है, एक पॉलिटिशियंस की, अगर हम कहें गवर्नमेंट की या उस एमपी की, इसकी कोई गलती नहीं। वो काम अगर बेचारे समझो 70% पैसा खा लेते हैं या 50% पैसा खा लेते, 50% का अगर वो काम करते भी हैं, तो उस काम, वो 50% के काम का लाभ लेने की बजाय वो दूसरा ही लाभ लेते हैं कि वो जो बस स्टैंड पूरा उखाड़ के ले जाते हैं। सो आई थिंक दोनों लोगों की मिस्टेक है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे सुधरेगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं अंदर जाके चेक करूँ कि होता क्या है और मैं क्या करने वाली हूँ।
जैसे अभी बताया आपने कि एनजीओ भी आप चलाते हो। जी, तो एनजीओ और प्लस एक्टिंग, म्यूजिक एल्बम, तो ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? क्योंकि एनजीओ चलाना एक बड़ी बात होती है। जी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। जी, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता सँभालना तो पड़ता है। ये इस पे कैसा आपका विचार और कैसे लगा कि आपको एनजीओ चलाना चाहिए? देखिए मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़िलॉसॉफ़िकल बात नहीं करूँगी। जब आप महँगी ब्रांड खरीदते हो, जब आप महँगी गाड़ी में घूमते हो, जब आप सोसाइटी से पूरे लाभ लेते हो और जब आप पार्टियों में जाते हो, तब ना कहीं आपको लग रहा होता है कि गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर नहीं रहे। तो जो भी एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं इस देश में, वो सब लोग अपने-अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। हमारे देश में अगर 100% एनजीओ है, तो आई गेस उसमें से 5% या 10% एनजीओ जो वर्क कर रहे हैं, वो ही रियल कर रहे हैं, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट मनी पे ही खेल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, मेरा भी पॉइंट सब वही था। जानते हैं कि वो ब्लैक करो, व्हाइट करो, 4 चप्पल या 4 छाता, अभी बारिश आई है, अभी आप देखना कितने छाते बिकने वाले हैं सबके, सब खड़े हो जाएँगे ले लेके। इन्हें कोई नहीं पड़ी है, ₹100 का एक छाता मिलता है, ₹10 का, सो आई मीन 10 छाता ले लेंगे, ₹1000 का 10 छाते हो गए, उस पे 4 कैमरा लेंगे सारे लोग और लेने के घूमने लग जाएँगे, ठीक है? तो ये है एनजीओ की हकीकत। बट वो जो 10% कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने इसीलिए किया है, कम टू द पॉइंट, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने माँ-बाप से, अपनी सोसाइटी से, अपने टीचर से, अपने स्कूल से, अपनी बिल्डिंग से, अपने समाज से आप लेते ही जाते हो, लेते ही जाते हो, लेते ही जाते हो। टीचर से सीखते हो, माँ-बाप से पढ़ाई-लिखाई, पैसा, दोस्तों से हँसी-खुशी, समाज से आपका खुश रहना, बहुत सारी चीज़ें आप लेते ही जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वक़्त तो होना चाहिए जब आपका देने का मन करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लेते जाओ। मुझे लगता है कि अगर इंसान 25 साल की उम्र में पहुँच गया है, तो उस एज से उसको ये सोचना चाहिए कि 25 साल मैंने समाज से कुछ न कुछ, इस वर्ल्ड से, यूनिवर्स से, मदर अर्थ से, सबसे कुछ न कुछ लिया है, तो देने की बारी तो आनी चाहिए ना। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था 25 साल में कि हाँ भाई, मेरी देने की बारी आ चुकी है कि मुझे भी अपनी तरफ से इस यूनिवर्स को कुछ न कुछ देना है। इसलिए मैंने एक छोटी-सी शुरुआत करी आस्था फाउंडेशन एनजीओ के नाम से और आज 347 फैमिली का हम ख़्याल रखते हैं। 60 एचआईवी पॉज़िटिव किड्स हैं, जिनके जिनकी मैं माँ कहलाई जा सकूँ। कुछ पेट्स हैं, जिनकी मैं माँ हूँ और बड़ी खुशी से ये बस चल रहा है। ओके, ये आइडिया कैसे आया कि नहीं इनके लिए कोई स्टोरी हुआ या आप कहीं रोड पे अगर देखे या उनसे इंस्पिरेशन हुआ कि नहीं मेरे को अब एनजीओ खोलना चाहिए और इनके लिए ही खोलना चाहिए? एक्चुअली ये स्टोरी बहुत दर्दनाक स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे मिडनाइट 2:47, आज से 4-5 साल पहले मिडनाइट 2:47 हो रहे थे, थर्ड टू थर्ड 3 ओ क्लॉक तक हो रहे थे, तो मुझे कॉल आया। सो मेरी आदत है कि मैं फ़ोन रिंगिंग पर ही रखती हूँ, तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत है, अभी आ जाओ। आई सेड ओके, कहाँ पर आना है? तो उसने मुझे बोला बोरीवली स्टेशन पर आ जाओ। तो मैं बोरीवली स्टेशन पर गई। उसने मुझे फ़ोन पर ये बोला कि तुम कुछ कंबल ले आओ, एक पानी की बॉटल ले आओ, कुछ गरम का करने का कपड़ा ले आओ। सो आई सेड ये सब क्यों मँगा रही है? बोला मैं सब कुछ बाद में समझाती हूँ, तू जल्दी आ। तो मुझे अंधेरी से बोरीवली स्टेशन पहुँचने के लिए 25 मिनट्स लगे, क्योंकि मिडनाइट टाइम था तो इतना ट्रैफ़िक था नहीं। 25 मिनट्स में मैं वहाँ पहुँची।